जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अध्ययन क्लासेस में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज यह हिंदी का प्रैक्टिस सेट होने वाला है। इस दोस्तों प्रैक्टिस सेट में मैंने यहाँ पर 30 टोटल क्वेश्चंस लिए हैं। जो शुरुआत के 15 क्वेश्चन होने वाले हैं वो हिंदी पेडागोजी के होने वाले हैं, और यहाँ पर जो लास्ट के 15 क्वेश्चन हैं, जैसा कि आपके सीटेट एग्ज़ाम में आता है, वो गद्यांश और पद्यांश के होने वाले हैं। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट आपका प्रैक्टिस सेट होने वाला है। बने रहिए यहाँ पर लास्ट तक। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपकी पूरी सीटेट की तैयारी करवा रहा हूँ। चलिए अब यहाँ पर पहला इस प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि पूरी पाठचर्या में डैश में भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर अगर पूरी पाठचर्या है और कौन इसमें भाषा की भूमिका को कहाँ पर अनदेखा नहीं किया जा सकता है, आकलन निर्माण में, मूल्य निर्माण में, ज्ञान निर्माण में, या फिर व्याकरण यहाँ पर निर्माण में। तो यहाँ पर आपको याद रखना कि जब आप मूल्य का निर्माण वहाँ पर कर रहे होंगे तो यहाँ पर भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देख लेते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन है कि प्राथमिक कक्षाओं के भाषा शिक्षक होने के नाते आपकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। कौन सी आपकी यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका होगी? कक्षा में पाठ्य पुस्तक का अच्छी तरह से निर्वाह करना। बी ऑप्शन है कि बच्चों की भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर जुटाना। सी ऑप्शन है कि बच्चों को वाद विवाद के लिए तैयार करना, या फिर विद्यार्थियों को सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए तैयार करना। तो यहाँ पर बच्चों की भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर जुटाना, यही दोस्तों आपकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए एक शिक्षक की, क्योंकि बच्चे खुद से सारी चीज़ें सीखते हैं और अपने ज्ञान का निर्माण वह स्वयं करते हैं। इसलिए केवल आपको उनको अवसर देना है, वो सारी चीज़ें खुद ब खुद सीख जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है कि दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला रोहित हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा में बात करता है, आप क्या करेंगे? अगर आपकी क्लास में कोई एक बच्चा है जो कि मातृभाषा में बात कर रहा है तो आप वहाँ पर क्या करेंगे? ए ऑप्शन है उसे बिल्कुल अनदेखा कर पढ़ाते रहेंगे। बी ऑप्शन है कि उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे। सी ऑप्शन है कि बाकी बच्चों से उसकी भाषा सीखने के लिए कहेंगे, या फिर डी ऑप्शन होगा कि उसे डांटेंगे कि वह कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग यहाँ पर ना करे। तो यहाँ पर उसकी भाषा को समझने की आप कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जब बालक अपने घर से विद्यालय आते हैं तो वो मातृभाषा से लैस होते हैं, उनको मातृभाषा अच्छे से आती होती है। तो इसलिए उसको हमें समझने की कोशिश करनी है, ना कि वहाँ पर हमें उसको अनदेखा कर देना है, या फिर दूसरे बच्चों को भी हमें नहीं सिखाना है। जो वो बच्चा बोल रहा है हम उसे समझने की कोशिश करेंगे और उसके आंसर देने की कोशिश करेंगे वहाँ पे। तो अब 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है कि पढ़ना सीखने के लिए कौन सा उपकौशल अनिवार्य यहाँ पर नहीं है। आपको ये बताना है कि पढ़ना सीखने के लिए कौन सा उपकौशल यहाँ पर अनिवार्य नहीं है। भाषा की संरचना की समझ, दूसरा है कि भावात्मक संबंध, तीसरा है वर्णमाला याद करने का कौशल, और चौथा हो जाएगा अनुमान लगाने का यहाँ पर कौशल। तो यहाँ पर भावात्मक संबंध जो है ये यहाँ पर उपकौशल यहाँ पर अनिवार्य नहीं है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अब देख लेते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन है कि द्विभाषिक बच्चे डैश विकास, सामाजिक सहिष्णुता और डैश चिंतन में अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। दोस्तों यहाँ पर कौन से विकास में और कौन से चिंतन में यहाँ पर बेहतर होते हैं? संक्रियात्मक और केंद्रित। बी ऑप्शन है संज्ञानात्मक और सीमित। तीसरा है ऑप्शन संज्ञानात्मक और विस्तृत, और यहाँ पर है संक्रियात्मक और सीमित। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि संज्ञानात्मक और विस्तृत मतलब द्विभाषिक बच्चे संज्ञानात्मक यहाँ पर हो जाएगा विकास और सामाजिक सहिष्णुता, और यहाँ पर क्या हो जाएगा विस्तृत चिंतन में अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। तो इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते हैं। दोस्तों किसका अगर अभाव आपको मिलेगा तो आप पढ़ नहीं पाएंगे? ए ऑप्शन है संयुक्ताक्षरों की पहचान का अभाव होगा तो आप नहीं पढ़ पाएंगे।
बी ऑप्शन है कि लिपि से परिचय, अगर लिपि में आपका परिचय नहीं होगा तो वहाँ पर आप नहीं पढ़ पाएंगे। सी ऑप्शन है कि 12 खड़ी से परिचय अगर आपका नहीं होगा तो आप नहीं पढ़ पाएंगे। या फिर डी ऑप्शन होगा कि वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान। तो यहाँ पर दोस्तों डी ऑप्शन ही करेक्ट होगा कि वर्णमाला की क्रमबद्धता के ज्ञान के अभाव में आप नहीं पढ़ सकते हैं, तो इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद। चलिए अब 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि भाषा और विचार के संबंधों की चर्चा में अग्रणी है। यहाँ पर भाषा और विचार के संबंधों की चर्चा में क्या कौन अग्रणी है, कौन सा यहाँ पर मनोवैज्ञानिक अग्रणी है? वाइगोत्स्की हैं, पियाजे हैं, स्किनर हैं या फिर चॉमस्की हैं? तो यहाँ पर वाइगोत्स्की हैं। वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? भाषा जो होती है वह विचार से पहले आती है, तो ये आपको याद रखना है। लेकिन यहाँ पर पियाजे क्या कहते हैं? पियाजे कहते हैं कि जो विचार होता है, विचार जो है, विचार भाषा से पहले आता है। तो ये दोनों मैंने यहाँ पर सीडीपी में टॉपिक, ये दोनों इसकी थ्योरी कवर की है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पर मैंने वाइगोत्स्की और पियाजे को डिटेल में कवर किया है। अब देख लेते हैं कि वाइगोत्स्की क्या कहते हैं कि भाषा विचार से पहले आती है। वाइगोत्स्की कहते हैं कि भाषा वह गाड़ी है जिस पर विचार की सवारी निकलती है। और पियाजे क्या कहते हैं कि विचार पहले आता है और भाषा बाद में आती है। तो इसलिए यहाँ पर भाषा और विचार के संबंधों की चर्चा में अग्रणी कौन है, आगे कौन है कि भाषा पहले आती है और विचार बाद में आता है? तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि सिद्धार्थ की माँ ने अपने परिवार के सदस्यों से अनुरोध किया है कि वह घर में एक ही भाषा का प्रयोग करें, जिससे कि सिद्धार्थ का भाषाई विकास ठीक से हो सके। उनके बारे में आप क्या कहेंगे? तो सिद्धार्थ की माँ यहाँ पर अपने परिवार के सदस्यों से अनुरोध कर रही हैं कि वो एक ही भाषा में क्या करें, प्रयोग करें, जिससे कि सिद्धार्थ का भाषाई विकास जो है वो ठीक से हो सके। वो जो सिद्धार्थ की माँ है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो ए ऑप्शन है वह भाषा अर्जन के सिद्धांतों की गहरी समझ रखती हैं। बी ऑप्शन है कि वह सिद्धार्थ को समृद्ध भाषिक परिवेश से वंचित करना चाहती हैं। सी ऑप्शन है कि वह सिद्धार्थ के भाषिक परिवेश में किसी प्रकार का अवरोध नहीं चाहती। या फिर डी ऑप्शन है कि वह सिद्धार्थ के भाषाई विकास के लिए विशेष प्रयत्न कर रही हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि यहाँ पर वह सिद्धार्थ के भाषिक परिवेश में किसी प्रकार का अवरोध नहीं चाहती हैं, क्योंकि वहाँ पर जब उसकी भाषा में अलग अलग भाषाएं नहीं होंगी तो उसका भाषिक परिवेश अच्छा होगा, कोई अवरोध नहीं आएगा। तो यही सिद्धार्थ की माँ चाहती हैं, इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि बच्चे। यहाँ पर प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है कि बच्चे शब्दों को जोड़ जोड़ कर वाक्य पढ़ सकें। बी ऑप्शन है कि लिखी छपी सामग्री का अर्थ समझ सकें। सी ऑप्शन है कि लिखी छपी सामग्री को बोल बोल कर पढ़ सकें या फिर अक्षरों को जोड़ जोड़ कर पढ़ सकें। तो यहाँ पर प्राथमिक स्तर पर शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक क्या महत्वपूर्ण है? तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि लिखी छपी सामग्री का अर्थ वो समझ सके, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्राथमिक स्तर के बालक होते हैं वो वहाँ पर सबसे पहले विजुलाइज्ड जो चीज़ें होती हैं, दिखाई पड़ने वाली चित्र होते हैं, उनको सबसे पहले जान पाते। जैसे कि अगर छोटा से उनको अनार सिखाना है आपको, तो उनको क्या करना है, अनार का चित्र भी दिखाना पड़ेगा और छोटा भी दिखाना पड़ेगा। तो वहाँ पर लिखी छपी सामग्री का अर्थ वहाँ पर वो समझ सकते हैं, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 10 नंबर क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? सुलेख है, वर्तनी है, मौलिक विचार है या फिर श्रुत लेख है? तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि वर्तनी की शुद्धता होनी चाहिए यहाँ पर प्राथमिक स्तर पर लेखन की। तो अगर वर्तनी की शुद्धता होगी तो बच्चे आसानी से समझ सकेंगे, तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि श्रवण एवं वाचन कौशल के विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगी? यहाँ पर आपको ये बतानी है कि कौन सी गतिविधि श्रवण और वाचन कौशल के विकास में यहाँ पर सबसे सर्वाधिक उपयुक्त होगी। तो यहाँ पर है ए ऑप्शन प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित करना। फिर यहाँ पर बी ऑप्शन है कि रेडियो समाचार सुनना। सी ऑप्शन है कि कहानी सुनाकर उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना या फिर हाव भाव से के साथ कविता बुलवाना। तो यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना है कि कहानी सुनाकर उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि वाणी डैश होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफ़ी तेज़ी से बदलती रहती है।
तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि स्थायी होगा, गौड़ होगा, स्थिर होगा या फिर अस्थायी होगा। तो यहाँ पर स्थिर होगी क्योंकि बाड़ी जो है वो स्थिर होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफ़ी तेज़ी से बदलती है, क्योंकि लिखित जो भाषा होती है वो जल्दी से नहीं बदलती है, लेकिन जो वाणी होती है वो ज़्यादा जल्दी तरीके से और तेज़ी से बदलती है। इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य है। यहाँ पर बहुभाषी कक्षा से क्या तात्पर्य है? ए ऑप्शन है जिस कक्ष के शिक्षक शिक्षिका 2 या 2 से अधिक भाषाएं पढ़ लिख सकते हों। बी ऑप्शन है कि जिस कक्षा में कम से कम 2 भाषाओं में पाठ्य पुस्तक उपलब्ध हों। सी ऑप्शन है कि जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे के घर की बोली जाने वाली बोली को सम्मान दिया जाता हो। या फिर डी ऑप्शन है कि जहां बहुत सी भाषाओं का अध्यापन किया जाता हो। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे की घर की बोली को सम्मान दिया जाता है, वही दोस्तों जो कक्षा होती है वो बहुभाषी कक्षा होती है। क्योंकि यहाँ पर आपको याद रखना है कि जिस क्लास में सबसे ज़्यादा बोली को यहाँ पर तवज्जो दी जाती, सम्मान दिया जाता है, तो बालक जो अपनी मातृभाषा में जो चीज़ें वहाँ पर जो भाषा सीख करके आते हैं वही भाषा वो बोलने में निडर होते हैं, इसलिए वो बहुभाषी कक्षा हो जाती है। तो 13 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि संज्ञान के स्तर पर विकसित डैश अन्य भाषाओं में आसानी से अनुदित होती रहती है। तो यहाँ पर क्या आसानी से अनुदित होती रहती है? भाषा क्षमता, ज्ञान क्षमता, व्याकरण क्षमता या फिर तर्क क्षमता। तो यहाँ पर भाषा क्षमता अन्य भाषाओं में आसानी से अनुदित होती रहती है, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों ये हिंदी पेडागोजी का लास्ट क्वेश्चन है, 15 नंबर क्वेश्चन। इसके बाद गद्य और पद्य के आपके क्वेश्चंस यहाँ पर मिल जाएंगे। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि भाषा शिक्षण को डैश संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकता होती है। यहाँ पर दोस्तों भाषा शिक्षण को किस में रख करके, किस संदर्भ में रख करके आपको देखने की आवश्यकता होती है? बहुभाषी संदर्भ में, आर्थिक संदर्भ में, सांस्कृतिक संदर्भ में या फिर नैतिक संदर्भ में। तो यहाँ पर बहुभाषी संदर्भ में रख करके देखने की आवश्यकता होती, क्योंकि जब भी आप भाषा शिक्षण कर रहे होंगे वहाँ पर आप बहुभाषी तरीके से अगर भाषा शिक्षण करेंगे तो जो भी बालक जो भाषा सीख रहा मतलब जानता होगा वो आसानी से वहाँ पर वो जान जाएगा, इसलिए यहाँ पर बहुभाषी हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि गद्यांश। तो गद्यांश यहाँ पर आपको पहले पढ़ना होगा, इसी तरीके का आपके सीटेट में भी आता है गद्यांश। अब इसके बाद में क्या होता है कि यहाँ पर इसके क्वेश्चंस होते हैं। तो सबसे पहले हम गद्यांश पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसके जो क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे। तो पहला है यहाँ पर गद्यांश है कि लघु उद्योग उन उद्योगों को कहा जाता है जिसके समारंभ एवं आयोजन के लिए भारी भरकम साधनों की आवश्यकता नहीं पड़ती। वे थोड़े से स्थान पर थोड़ी पूंजी और अल्प साधनों से ही आरंभ किए जा सकते हैं, फिर भी उनसे सुनिश्चित ढंग से आधिकारिक लाभ प्राप्त करके देश की निर्धनता, गरीबी और विषमताओं को एक सीमा तक लड़ा जा सकता है। अपने आकार, प्रकार तथा साधनों की लघुता एवं अल्पता के कारण ही इस प्रकार के उद्योग धंधों को कुटीर उद्योग भी कहा जाता है। इस प्रकार के उद्योग धंधे अपने घर में भी आरंभ किए जा सकते हैं और अपने सीमित साधनों का सदुपयोग करके आर्थिक लाभ कमाया जा सकता है और सुखी समृद्ध बना जा सकता है। भारत जैसे देश के लिए तो इस प्रकार के लघु उद्योगों का महत्व भी बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ युवाओं की एक बहुत बड़ी संख्या बेरोजगार है। इसी कारण महात्मा गांधी ने मशीनीकरण का विरोध किया था। उनकी यह स्पष्ट धारणा थी कि लघु उद्योगों को प्रश्रय देने से लोग स्वावलंबी बनेंगे। मजदूर किसान फसलों की बुआई कटाई से फुर्सत पाकर अपने खाली समय का सदुपयोग भी करेंगे। इस प्रकार आर्थिक समृद्धि तो बढ़ेगी ही, साथ ही लोगों को अपने घर के पास रोजगार भी मिल सकेगा। तो ये दोस्तों गद्यांश है। अब देख लेते हैं यहाँ पर इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चंस है पहला इसका 16 नंबर क्वेश्चन है कि उन उद्योगों को लघु उद्योग कहा जाता है जो कम साधनों में शुरू किए जा सकते हैं। बी ऑप्शन है जिन्हें निर्धन व्यक्ति आयोजित करते हैं, या फिर जिनसे अल्प लाभ मिलता है, या फिर जो अल्प अवधि तक चलते हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो कम साधनों से शुरू किए जा सकते हैं, इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
दूसरा क्वेश्चन है कि मशीनीकरण से तात्पर्य है। दोस्तों मशीनीकरण से क्या तात्पर्य है? कि मशीनों की अधिकाधिक खरीद। बी ऑप्शन है कि मशीनों का अधिकाधिक उपयोग। फिर सी ऑप्शन है कि मशीनों का अधिकाधिक निर्माण, या फिर मशीनों की ज़्यादा उपलब्धता। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि मशीनों का अधिकाधिक उपयोग, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि लघु उद्योगों को प्रश्रय देने के संदर्भ में गांधी जी की क्या धारणा थी। यहाँ पर समय का सदुपयोग किया जा सके। बी ऑप्शन है किसानों को बुआई कटाई से फुर्सत मिल सके। सी ऑप्शन है कि मशीनीकरण का विरोध किया जा सके, या फिर लोगों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर यहाँ पर बनाया जा सके। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा कि लोगों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जा सके। यही दोस्तों यहाँ पर गद्यांश में कहा गया है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत जैसे देश के लिए लघु उद्योग धंधों का महत्व क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि यहाँ बहुत लोगों को काम की ज़रूरत है। बी ऑप्शन है कि यहाँ पर क्योंकि यहाँ मशीनों की उपलब्धता बहुत कम है, क्योंकि यहाँ के युवा वर्ग को मशीनों पर काम करना नहीं आता, या फिर डी ऑप्शन होगा क्योंकि यहाँ कम पूंजी वाले लोग अधिक संख्या में हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बहुत से लोगों को काम की ज़रूरत है। क्योंकि गद्यांश में कहा गया है कि यहाँ पर बहुत से लोग क्या हैं, बेरोजगार हैं, इसलिए उनको काम की ज़रूरत है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि विषमता का विपरीतार्थी क्या है। यहाँ पर आपको ये बताना है कि विषमता का विपरीतार्थी क्या हो जाएगा। प्रतिकूलता हो जाएगा, सामान्यता हो जाएगा, समानता हो जाएगा, या असमानता। तो विपरीतार्थी का मतलब होता है विलोम। तो यहाँ पर विषमता का विलोम हो जाएगा समानता, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 21 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि समृद्ध शब्द में क्या कौन सा भाव है? धनी होने का, समर्थ होने का, रोजगार पाने का, या फिर खुशहाल होने का। तो यहाँ पर आपको याद रखना है धनी होने का समृद्ध का अर्थ है, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्पता शब्द है। अल्पता शब्द क्या है? तद्भव है, तत्सम है, देशज है, या फिर विदेशी शब्द है। तो दोस्तों जो अल्पता शब्द है ये तत्सम शब्द है, इसलिए आपका यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम सारे जो ऑप्शन हैं इनको डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। तत्सम क्या होते हैं? जो संस्कृत से ज्यों का त्यों लिए गए हैं उनको तत्सम कहा जाता है। और तद्भव क्या हो जाते हैं? तद्भव आपके शब्द वे होते हैं जो संस्कृत से थोड़ा परिवर्तित होकर के हिंदी में बोले जाने लगे हैं, उनको तद्भव शब्द कहा जाता है। जो हमारे देश की ही शब्द हैं उनको देशज कहा जाता है, और जो विदेश से लाए गए शब्द हैं और वो यहाँ पर हमारी भाषा में प्रचलित हो गए उनको हम विदेशी शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द हैं, ये जो है उत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 23 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि यहाँ पर कौन सा शब्द युग्म शेष से भिन्न है? दिन रात, भारी भरकम, पशु पक्षी, या फिर माता पिता। तो यहाँ पर भारी भरकम जो है ये आपका यहाँ पर भिन्न है शब्द, क्योंकि दिन रात, पशु पक्षी, माता पिता ये सभी संज्ञा शब्द हैं, आपको याद रखना है। लेकिन जो भारी भरकम है ये यहाँ पर संज्ञा शब्द नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर ये थोड़ा भिन्न शब्द है, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 24 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि गद्यांश के अनुसार प्रत्यय शब्द का यहाँ पर भाव क्या है? संरक्षण देना है, नियुक्ति करना है, अनुमोदन करना है, या फिर स्वीकृति देना है। तो यहाँ पर आपको याद रखना कि जो प्रश्रय है वो संरक्षण देना हो जाएगा, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कुछ गद्यांश के क्वेश्चंस थे। अब यहाँ पर हम आगे पद्यांश पढ़ लेते हैं, और पद्यांश के क्वेश्चंस नीचे हैं उनको भी हम यहाँ पर करने वाले हैं, क्योंकि ये इसी तरीके से आपके गद्यांश के सीटेट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फिर आपके पद्यांश से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अब हमने गद्यांश के यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर नए हैं चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं सीटेट की आपकी पूरी तैयारी करवा रहा हूँ। चलिए अब यहाँ पर पद्यांश पढ़ लेते हैं। पद्यांश क्या है कि हवा चले अनुकूल तुनावे, नौ सखिए भी खेलेते हैं, सहज डगर पर लंगड़े भी चल बैसाखी से लेते हैं, मिट जाते जो दीप स्वयं, रोशन कर लाख चिरागों को, नमन उन्हें है जो लौटा लाते हैं गई बहारों को, फैला करके हाथ किसी के सम्मुख झुकना आशा है, बहती नदियाँ से पानी पी प्यास बुझाना आशा है, नित्य खोद कर नए कुएं जो सबकी प्यास बुझाते हैं, वही लोग जो सदियों तक जग में पूजे जाते हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पर कविता है। अब इसके हम यहाँ पर
क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। तो देख लेते हैं, पहला है कि कवि उन्हें नमन कर रहा है जो हैं। दोस्तों यहाँ पर कवि किनको नमन कर रहा है कि सरल मार्गों पर चलने वाले, दूसरों को प्रेरणा देकर मरते हैं। तीसरा है कि लाखों दीपक जलाते हैं या फिर लहरों पर नाव चलाते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि दूसरों को प्रेरणा देकर मरते हैं, उन्हें कवि नमन कर रहा है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब 26 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि कविता में बैसाखी का भावार्थ क्या है। एक फसल है, एक महीना है, सहारा है या फिर यहाँ पर सीढ़ी है। तो आपको याद रखना है कि बैसाखी का मतलब सहारा है इस कविता में, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 27 नंबर क्वेश्चन है कि पानी पी प्यास बुझाना आशा है में अलंकार है। आपको याद रखना है कि अलंकार इसमें कौन सा है, तो पा और यहाँ पर भी पा आया है, मतलब एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाता है, अनुप्रास अलंकार होता है। इसलिए आपको याद रखना है कि जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से आपके प्रैक्टिस सेट से आपके सारी चीज़ें कवर हो रही, जैसे अलंकार भी यहाँ पर आपका कवर हो रहा है, जैसे कि अलंकार यहाँ पर आ जाता है, तो अलंकार मैंने यहाँ पर आपको बताया, और यहाँ पर सारी चीज़ें जैसे समास भी आ जाता है तो समास का भी रिवीजन हो जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट हैं। आप अगर इनको सबको देखते जाएंगे तो आपका जो है 120 प्लस सीटेट में आसानी से आप स्कोर कर लेंगे। चलिए अब 28 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि समाज उन्हें सदा सम्मानित करता है जो वहाँ पर क्या हो जाता है, नित्य नए कुएँ खोदते हैं, प्यासे को पानी पिलाते हैं। सी ऑप्शन है कि अपने कामों को सबका हित करते हैं या फिर सदियों तक पूजे जाते हैं। तो यहाँ पर जो 28 नंबर क्वेश्चन है उसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि अपने कामों से सबका हित करते हैं, यहाँ पर वही सदा सम्मानित होते हैं, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 29 नंबर क्वेश्चन है कि कवि के अनुसार उनका जीवन आसान नहीं है जिनका जीवन आसान नहीं है, जो स्वयं अपने ही लिए साधन जुटाते हैं। बी ऑप्शन है कि लोगों के सामने हाथ फैलाते हैं। सी ऑप्शन है बैसाखी के सहारे चलते हैं या परिश्रम से बीती बहारों को लौटा लाते हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि परिश्रम से बीती बहारों को लौटा लाते हैं, उन्हीं का जीवन आसान नहीं होता है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 30 नंबर और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं ऐसे ही आपको प्रैक्टिस सेट लेकर के आगे भी आता रहूँगा। जब तक कि ये दोस्तों, अब क्योंकि सीटेट का एग्ज़ाम आपका 14 दिसंबर को हो गया है, नई डेट आ गई है, तो आपको अब और तैयारी अपनी बेहतर करनी है और आज थोड़ा और यहाँ पर डेडिकेटेड हो करके आपको तैयारी करनी है। चलिए अब 30 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि नौसखिया है नया सीखने वाला, नौ विषय जानने वाला, नए विषय पढ़ने वाला, फिर नया सीखने वाला, सिखाने वाला। तो यहाँ पर नौसखिया कौन हो जाएगा, नया सीखने वाला, तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये आज के कुछ 30 आपके यहाँ पर प्रैक्टिस सेट के ये क्वेश्चंस थे। उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगी होंगी, आपकी तैयारी यहाँ से थोड़ी बेहतर हुई होगी। चलिए अब मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।